जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा जल में घुलनशील विटामिन आपका विटामिन सी है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग जो आपका अंतर होता है वो होता है 2 मिनट का। ऑप्शन नंबर ए 2 मिनट यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? इसमें आपसे पूछा गया है कि पुष्पों का अध्ययन इनमें से क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका एंथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी पुष्पों के अध्ययन के लिए राइट आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर। जस्ता के अयस्क कौन है? जस्ता के अयस्क इनमें से कौन है या कौन सा है? तो जस्ता का अयस्क जो है आपका जिंक ब्लेड। ऑप्शन नंबर ए ये जस्ता का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 पर सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है? तो सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर होता है। ऑप्शन नंबर बी अनंत पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दूर बिंदु के लिए। प्रश्न नंबर 6 पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है? तो पौधे में आवश्यकता से अधिक जो जल होता है उसको वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाष्पोत्सर्जन यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ये आपकी स्क्रीन पर। दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर होता है? तो दांत का मसूड़ा जो रहता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है और दांत का इनेमल या दांत का मसूड़ा शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम फास्फेट यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पर। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑक्जेलिक अम्ल का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी ऑक्जेलिक अम्ल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो सिनेमा के पर्दे पर हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी वास्तविक प्रतिबिंब यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें सही आंसर हो जाएगा पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी टार्टरिक अम्ल यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल के लिए उपयोग होता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो हमेशा हर जगह लाल रंग का खतरे के लिए उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा डी नहीं, बी नहीं, डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आपका अगला क्वेश्चन। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? तो गैसों के आदान प्रदान के लिए पौधों में रंध्र रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी रंध्र यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन में देखिए। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी रेडॉक्स अभिक्रिया यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसकी श्यानता अधिक है? तो निम्नलिखित में से आपका सही आंसर हो जाएगा शहद की श्यानता अधिक होगी। ऑप्शन नंबर सी शहद यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? तो किलोवाट घंटा जो होता है वो आपका ऊर्जा का मात्रक होता है। एनर्जी ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन देखिए। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? तो दानेदार जस्ते पे यदि आप तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालोगे तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है फेफड़े का आकार कैसा होता है? तो हमारे शरीर का जो फेफड़ा होता है वो शंकुआकार का होता है। ऑप्शन नंबर सी थोड़ा बहुत शंकुआकार टाइप का होता है फेफड़ा, आपने देखा होगा तो शंकुआकार यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट आज का सबसे इजी क्वेश्चन है, टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन
या ग्लूकोज तैयार करते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो इसको बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया करके भोजन बनाते हैं, इसलिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है उच्च नाइट्रोजन सामग्री वाले कौन सा उर्वरक है, बताइए। तो उच्च नाइट्रोजन सामग्री वाला जो उर्वरक है उसका नाम है आपका अमोनियम नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम नाइट्रेट यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जो भोजन का पाचन है वो उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए, उपचयन अभिक्रिया होती है भोजन का पाचन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है? तो रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कैसे हैं? तो जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील हैं। ऑप्शन नंबर बी, अधिक क्रियाशील होते हैं जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया है? तो हार्मोन शब्द का जो नामकरण किया है वो किया है बेलिस और स्टर्लिंग ने। ऑप्शन नंबर सी, बेलिस और स्टर्लिंग ने हार्मोन शब्द का नामकरण किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है उसको जनित्र से, ऑप्शन नंबर सी, जनित्र के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अंगूर का किण्वन करना एक कौन सी क्रिया है? तो अंगूर का किण्वन होता है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए, अंगूर का किण्वन एक रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर, हमारी हड्डियों और दांत आमतौर पर किस से बने होते हैं? तो हमारी हड्डियां और हमारे दांत जो होते हैं आमतौर पर ट्राई कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ट्राई कैल्शियम फास्फेट इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछा गया है, जब एक बार चुंबक को दो बराबर हिस्सों में काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति कैसी रहेगी? तो यदि चुंबक को आप दो बराबर टुकड़ों में भी काट दोगे तो भी जो उसकी शक्ति रहेगी समान रहेगी। नए चुंबक छोटे छोटे भी रहेंगे तो उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल अपने आप बन जाता है, जितने भी टुकड़े कर दो उतनी बार बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है किससे? तो लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो लाइकेन से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, द्वारक यहां पर दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो शुष्क बुझे हुए चूना पर यदि आप क्लोरीन की क्रिया कराएंगे तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी, विरंजक चूर्ण यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक एंजाइम है। ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन एक एंजाइम यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है बताइए? तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आपके पोषण, उत्सर्जन, श्वसन ये तीनों आते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। पोषण, उत्सर्जन और श्वसन तीनों उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है कौन सा दर्पण? तो सोलर कुकर में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आम आदमी के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो एक आम आदमी के रक्त का जो पीएच मान होता है 7.35 से लेकर 7.45 तक के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर सी, यहां पर आम आदमी के रक्त का पीएच मान राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछा गया है, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो हल्दी, लिटमस पत्र ये सभी एक प्राकृतिक सूचक हैं। ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक सूचक हैं हल्दी और लिटमस पत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो गोबर छत्ता जो है एक मृत जीवी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी, मृत जीवी के अंतर्गत आता है गोबर छत्ता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है आपसे, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? तो रोगियों की नाक,
कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखिए, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि कारगर होती है? तो अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड का यूज किया जाता है। एंटासिड ऑप्शन नंबर ए अपच के लिए उपयोगी है और यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है कितने प्रतिशत? तो वायुमंडल में सामान्यतः जो CO2 पाया जाता है वो 0.03% पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी 0.03% सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित पदार्थों में से किसके तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध कम हो जाता है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, शुद्ध सिलिकॉन के अंदर तापमान की जैसी वृद्धि होगी और प्रतिरोध कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए शुद्ध सिलिकॉन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से अवक्षेपण एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया नहीं है, बाकी दहन, भोजन का पचना और श्वसन ये तीनों ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, अवक्षेपण ऑक्सीकरण प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो जो पौधे छाया में पनपते हैं उनको सियोकाइट्स पौधे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सियोकाइट्स पौधे छाया में पनपने वाले पौधे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछा गया है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा दर्पण कौन सा होता है? तो मोटर गाड़ी या हमारी बाइक के सामने जो शीशा लगा रहता है, ऐसे दोनों तरफ लगे रहते हैं ना दोनों शीशे, वो उत्तल दर्पण होते हैं। उसमें हमें बड़ी चीज भी छोटी दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो प्राकृतिक गैस की जो दहन होता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य में जो मुख्य श्वसन अंग होते हैं सांस लेने के लिए फेफड़े का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा यहां पर मुख्य श्वसन अंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछा गया है टायर्स को क्यों ट्रीड किया जाता है? तो टायर्स को जो ट्रीड किया जाता है घर्षण बढ़ाने के लिए, कि जब गाड़ी चले जमीन से लगी के तो वो जो है चिपकी रहे, घर्षण रहे, फ्रिक्शन रहे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, स्किड ना करे, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो टॉर्च से जो है आपका संसृत प्रकाश पुंज, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। टॉर्च से प्रकाश पुंज प्राप्त होता है। टॉर्च से बिल्कुल सीधी आपने देखी होगी, है ना, रोशनी निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और उल्टा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है बताइए? तो निम्न में से जो आपको बीमारियां दी गई हैं, एक तो टीबी भी श्वसन तंत्र से संबंधित है और निमोनिया। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, मतलब बी और सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। टीबी और निमोनिया श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां कहलाती हैं। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? तो इस परत का रंग होता है, जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो काले कलर की होती है। ऑप्शन नंबर ए कॉपर ऑक्साइड काले कलर की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। तो नेत्र लेंस में जो समायोजन की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? वो होती है सिलियरी पेशियों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, ये जो है नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया में भाग लेती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मीथेन किसके वायुमंडल में मौजूद है? तो सबसे ज्यादा जो मीथेन है ना वो मंगल के वायुमंडल में मौजूद है। ऑप्शन नंबर मंगल यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा, मौजूद है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण होता है? तो शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बन जाती हैं। यदि आप कोई भी भाजी पत्ती या जो भी आप सब्जी वगैरह रहती हैं उनके डंठल वगैरह फेंक दो, धीरे धीरे कंपोस्ट बन जाती है, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कारण बन जाती है। ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हाइपरटेंशन यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी नेत्र का निकट बिंदु क्या है? तो किसी नेत्र का निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर लगभग होता है। ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए,
सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है 14। ऑप्शन नंबर डी 14 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके मुझे बताइए दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान और शुद्ध जल का पीएच मान दोनों का बताइए। शुद्ध जल और दूध, इन दोनों का पीएच मान मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप लोगों में से किस किस को पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो पृथक्करण का जो नियम दिया गया वो मेंडल द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी मेंडल यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में क्या लगा होता है? तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर अवतल लेंस इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति की लौ उत्पन्न होती है? तो मैग्नीशियम का रिबन यदि दहन करोगे तो श्वेत चमकदार जो है लौ उत्पन्न उत्सर्जित होगी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीव विज्ञान शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो लेमार्क और ट्रेविनस द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए लेमार्क और ट्रेविनस सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न में पूछा गया, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? तो जिसको दीर्घ दृष्टि दोष हो उसके में उत्तल लेंस लगा रहेगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में यहां पर सही आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल होता है सिरका में। ऑप्शन नंबर डी एसिटिक अम्ल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रेन ट्यूमर को हटाने के लिए और कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाला आइसोटोप कौन सा होता है? तो ब्रेन ट्यूमर को हटाने के लिए और कैंसर को इलाज में जो है कोबाल्ट CO60 कोबाल्ट 60 ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक के नाम से अरस्तु जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी अरस्तु सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? तो तेज प्रकाश होगा तो पुतली का आकार छोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी छोटा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? तो निम्न में से यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको आप पीओपी बोलते हो, एक विजातीय यौगिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी। अगला क्वेश्चन देखिए, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं कौन? तो वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं थियोफ्रेट्स। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, है ना। क्वेश्चन वही है लेकिन अलग तरीके से पूछा गया है। हीमोग्लोबिन का संरचनात्मक घटक क्या है? तो हीमोग्लोबिन का संरचनात्मक घटक आप सभी को पता है, लोहा। ऑप्शन नंबर सी लोहा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान यहां पर सही आंसर देखिए, आसपास बताना पड़ेगा आपको। तो आसपास देखिए 7 से कम ही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर आसपास है 2.2। ठीक है, ये एग्जाम में जानबूझ के पूछा गया है, इसमें आपको लगेगा कि मैंने तो कुछ और पढ़ा था। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। ऑप्शन नंबर ए ग्रीक भाषा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं क्या चीज? तो दूरदृष्टि दोष वाली आंखें जो है साफ साफ देख सकती हैं दूर की वस्तुओं को। उल्टा होता है, दूरदृष्टि दोष में आपको पास की वस्तुएं नहीं दिखती और निकट दृष्टि दोष में आपको निकट की वस्तुएं नहीं दिखती। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है? तो बेकिंग सोडा, जैसे यदि मधुमक्खी काटे घर में बेकिंग सोडा है तो उस पर आप लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर ए बेकिंग सोडा। नहीं तो कई लोग लोहा, चाबी वगैरह घिसने लगते हैं, लोहा घिसने लगते हैं कि स्वेलिंग ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी शैवाल सही आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता कौन सा होता है? तो वो बिंदु होता है आपका अंध बिंदु, प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोका जा सके? तो मुंह साफ करने के लिए आपका क्षारीय प्रकार के या क्षारीय प्रकार के टूथपेस्ट का यूज करना चाहिए जिससे आपका दंत क्षय ना हो, दांत गिरे नहीं, घिसे नहीं। खमीर डैश का उदाहरण है? तो खमीर एक कवक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी खमीर एक कवक का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है।
ऑप्शन नंबर डी पार्थिकी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में क्या होता है, यहां पर क्या हो जाएगा सही आंसर। तो मानव नेत्र में आपका जो है ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन में, निम्नलिखित में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है। तो यहां पर अधातुएं दी गई हैं और एक विद्युत का सुचालक है, तो वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु और विद्युत का सुचालक है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है। तो उदय और अस्त होते समय सूर्य जो है लाल कलर का दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर ए लाल रंग यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे होता है। तो डेंड्रोलॉजी में आपका झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। एक होते हैं पेड़, है ना, उसके बाद जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं उनको झाड़ियां बोलते हैं। जैसे चने, है ना, चने का क्या होता है, झाड़ होता है ना, चने का भी झाड़ नहीं होता, चने के पौधे होते हैं छोटे। एक पेड़ होते हैं, उसके बाद झाड़ होते हैं, उसके बाद बिल्कुल छोटे छोटे पौधे होते हैं। तो झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, डेंड्रोलॉजी का। बोलते हैं चने के झाड़ पर चढ़ा दिया, चने का झाड़ नहीं होता है ना, बिल्कुल छोटा पौधा होता है चने का। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से काटा जा सकता है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा सोडियम को, ऑप्शन नंबर सी सोडियम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म जीव मिलते हैं कहां पर। तो सूक्ष्म जीव जो रहते हैं वो आपको रेतीली मिट्टी में भी मिलेंगे, लवण युक्त पानी में भी, दलदल भूमि में भी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी जगह आपको सूक्ष्म जीव मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जो है नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी नर्म लोहा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक कैसे होते हैं। तो आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक दोनों आपके उच्च होंगे, ऑप्शन नंबर बी, है ना, गलनांक भी उच्च होगा और क्वथनांक भी आपका उच्च होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साइनोकोबाल्मिन क्या होता है। तो साइनोकोबाल्मिन जो है वो विटामिन B12 है, ऑप्शन नंबर डी विटामिन B12 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विषाणु वृद्धि करता है किसमें। तो विषाणु जो है वो आपका जीवित कोशिका में वृद्धि करता है, ऑप्शन नंबर ए जीवित कोशिका यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज इनमें से किसने की। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज की थी वो फेराडे ने की थी, ऑप्शन नंबर सी फेराडे यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा गया साबूदाना किससे बनाया जाता है। तो जो साबूदाना है वो आपका साइकस से बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी साइकस यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी पोमोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा फलों के अध्ययन के लिए। अगले प्रश्न में पूछा गया है, मानव शरीर में कौन सी संरचना से अपेंडिक्स जुड़ा हुआ है। तो मानव शरीर में जो अपेंडिक्स है वो बड़ी आंत से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए अपेंडिक्स बड़ी आंत राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा होता है। तो खाद्य पदार्थों का जो है सुक्रोज के तहत जो है पौधे में स्थानांतरित होता है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सुक्रोज सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। तो विद्युत मात्रा की इकाई आपकी एम्पियर होती है, ठीक है, एम्पियर, करंट की इकाई एम्पियर, ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा एम्पियर। मुझे कमेंट करके बताइए ओम किसकी इकाई है। ओम, ओम किसकी इकाई होती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है या प्रतिपालक कौन है। द्विनाम पद्धति लीनियस की देन है, ऑप्शन नंबर सी लीनियस यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी आपके यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ल्यूवेनहॉक। और ये था आपका 99वां क्वेश्चन और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं। तो जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लग पाते उनको अनावृत बीजी पौधे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी अनावृत बीजी पौधे सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन 101वां। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है। मैं दो गलत ऑप्शन मिटा देता हूं, एक कॉमा वाला गलत है और दूसरा आपका सर्पिल। बी और सी में से कोई एक आंसर है, ठीक है। जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। रोज साइंस का और जीके का वीडियो देखना है। कल सुबह 6 बजे जीके के वन लाइनर अपलोड होंगे, उनको देख लेना, स्पेशली ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। प्लीज वीडियो को फैला दो यदि आपको रोज क्वेश्चन पढ़ने हैं ऐसे ही अच्छे। एक एक शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइक।
अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।